नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस में। दोस्तों, यह हमारी सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास है। इसके पहले चैनल पर मैं एक क्लास अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका नाम है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब है वैशाली। वैशाली नामक स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, इसका नाम है तारापुर, जहां भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? याद रखिएगा, राजा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? तो दोस्तों, इसे महापरिनिर्वाण माना गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 1969 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, अगर बात मौलिक कर्तव्यों की जाए तो मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के विकास परिषद के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 3.5% लवण की औसत मात्रा होती है समुद्री जल में। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों, वर्ष 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो याद रखिएगा, 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, वर्ष 1947 की जा रही है, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों, याद रखिएगा, चरक राजा कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न से आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब होगा मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस ऑप्शन में आपको कई जगह मराठों एवं अफगानों के बीच भी मिल सकता है। और याद रखिएगा मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ पेशवा कर रहे थे और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इसके अलावा वर्ष याद रखिएगा 1571 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ मिलती है? तो दोस्तों भारत के राज्य सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल एवं भूटान तीनों देशों के साथ मिलती है। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा होपमैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। और याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच ही पाक जल संधि भी स्थित है। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है पाक जल संधि कहां है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा याद रखिएगा अरावली पर्वत को ही दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। और गुरु शिखर पर्वत चोटी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कनाडा देश ऐसा देश है जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो दोस्तों अमेरिका ने अलास्का को 1867 में वर्ष 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इस फिल्म का नाम था आलम आरा। और यह प्रश्न दोस्तों पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1961 में गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हम स्टूडेंट है थोड़ी सी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा पहला वेद है ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इस पौधे का नाम है सिनकोना जिससे मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? दोस्तों याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है सवाना घास के मैदान। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो याद रखिएगा संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, धनानंद जो कि मगध का शासक था और यह सिकंदर का समकालीन था। इसके अलावा याद रखिएगा, धनानंद की ही सत्ता बदलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा, धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था और धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? दोस्तों यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था? याद रखिएगा, सम्राट अशोक का ही नाम था देवान प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, अशोक का पुत्र कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं आचार्य चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजगुरु एवं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और वही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और यह प्रश्न कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में हड़प्पा सभ्यता का पता अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा के समय शतरंज का प्रचलन था। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक का निशान किसकी देन है? तो याद रखिएगा, स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से ही मिलती है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों भारत एशिया के दक्षिण एशियाई भाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो भारत का दुनिया के देशों में 7वां स्थान है।
अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है? तो याद रखिएगा, भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कटक, उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। और यूनेस्को का पूर्ण रूप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा पेरिस में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।